पहाड़ी के टॉप पे कर दी गई। ना उसका कोई बच्चा था और ना ही उसके साथ कोई रहने वाला था। वो बड़ी परेशान हुई इस चीज़ से कि अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो सामान उनको लाना पड़ता, वो नीचे पहले जाना पड़ता और फिर चल के ऊपर आना पड़ता। यहाँ तक कि पानी भी पीने वाला वो भी रोज़ाना उनको नीचे जाके फिर लेके आना पड़ता। उनके पास 2 मटके थे और वो जो चाइनीज़ बुढ़ियाँ हैं वो अपने कंधे पे एक रॉड जो है वो बांधती, एक तरफ एक मटका बांधती, दूसरा मटका बांधती और रोज़ाना नीचे जाती और पानी भर के ऊपर लेके आती। एक मटका जो है वो ज़रा कमज़ोर था, एक उसमें इतना वो मजबूती नहीं थी कि वो पानी आते हुए पूरा मटका भरा जाता। वो मटका जो है वो उसमें पानी आधा रह जाता जब वो ऊपर आती। जैसे ही अपने घर पहुँचती तो पानी आधा रह जाता। तो जो मटका था वो बड़ा बहुत एम्बैरसिंग फील करता था। मट्टी भी अगर हलाल की हो तो उसको एम्बैरसिंग तो होती है। तो वो उसने रोज़ाना रब ताला से दुआ करनी कि या बारी ताला मुझे ज़ुबान दे, क़ुव्वत गवाही दे, ताकि मैं इस माँ को कहूँ कि तू मुझे तोड़ दे। तो इतनी मेहनत से नीचे जाती है और पानी भर के लाती है, लेकिन जब मैं तेरे काम का ही नहीं तो तू मुझे क्यों रखा हुआ है। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह ने उसकी बात सुन ली, उसको बात करने का मौका मिला। उसने माँ को पुकारा, उसने कहा माँ मुझे अल्लाह ने बोलने का मौका दिया है, मैंने बहुत दुआ की थी, तू मुझे तोड़ दे। तो माँ कहती कि नहीं, ये तेरी दुआ कबूल नहीं हुई, ये तो मेरी दुआ कबूल हुई। मैं दुआ करती थी कि तू मुझे सुने, मैं तुझे कुछ सुनाना चाहती हूँ। उसने कहा माँ तू मुझे क्या सुनाना चाहती है, मैं तो तेरा नुकसान करता हूँ, मैं तेरी मुशक्क़त मेहनत सब ज़ाया कर देता हूँ। जब तू ऊपर पानी लेकर पहुँचती है तो पानी आधा रह जाता है। तो कहती कि तू बता मैं तुझे किस तरफ बांधती हूँ। उसने कहा मैं आपके दाईं साइड पे होता हूँ। तो तू ये बता कि मैं जब यहाँ पे ऊपर तक आती हूँ तो रास्ते में क्या करते हुए आती हूँ। माँ आप रास्ते में से फूल तोड़ती हुई ऊपर लेके आती हैं। उसने कहा कि फिर वो फूल बता कैसे उगे, मैं यहाँ पे मशहूर किस नाम से हूँ। उसने कहा कि आप माँ जी यहाँ पे फूलों वाली माँ के नाम से मशहूर हैं, लोग आपसे फूल लेने आते हैं। तो हुआ ये था कि उसने कहा कि जब मुझे यहाँ पे घर मिला तो यहाँ पे फूल नहीं होते थे, तो तेरी ही वो जो पानी गिरता था उसके ज़रिए यहाँ फूल उगे और मुझे कारोबार मिला और मेरी ज़िंदगी का रहन सहन आसान हो गया। मैं यहाँ से फूल तोड़ते हुए आती हूँ और गुच्छे बना के उनके गुलदस्ते बना के लोगों को बेचती हूँ, लोग मेरे पास फूल लेने के लिए आते हैं। तो तू तो मेरी ज़िंदगी की आसानी बना, तू तो मुझे ज़िंदगी गुजारने का आसान रास्ता मिल गया, तो तुझे मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। खैर इसमें हर इंसान के पास 2 मटके हैं, हर इंसान के पास 2 मटके हैं। एक मटका वो है जो बज़ाहिर तो तंग करता है लेकिन उसमें आसानियाँ होती हैं, और एक वो मटका जिसको हम सारी ज़िंदगी साथ लिए फिरते हैं, इसके साथ चलते हैं। तो योग जो है वो इसी ज़िंदगी को मेंटेन करने का नाम है, वे ऑफ लाइफ है। अब हम जानना चाहते हैं कि कौन सा मटका हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो इसके लिए सबसे पहले प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो अभी मैं आप लोगों की ऑब्जर्वेशन चेक करूंगा, जो मैं करूंगा आपने वो करना है, क्योंकि ये नॉलेज फिजिकली है, मैं फिजिकली इन्वॉल्व करूंगा आपको। आपने मेरे बाजुओं को फॉलो करना है, दोनों बाजुओं से सीधे करना है। आपने पूरा कॉपी करना है मुझे बाजुओं से, मैं आपकी ऑब्जर्वेशन चेक करूंगी। हाथों को नीचे की तरफ ले आए, राइट हैंड को ऊपर लेके आए, क्रॉस करें और इंटरलॉक करें और इंडेक्स फिंगर को सीधा रखें। आपका थोड़ा सा ये थंब मिलने चाहिए साथ। रेडी, 1 2 3। आप लोगों से ऑब्जर्व किया मैंने क्या किया, दोबारा करते स्ट्रेट, हाथों को नीचे ले आए,
राइट हैंड को ऊपर लेके आना, राइट को, लेफ्ट को नहीं, राइट को। अब इसको इंटरलॉक कर दें, 3 उंगलियों को ऐसे आपने इंटरलॉक कर दीजिए। 1 2 3। मेरी आपकी कमिटमेंट क्या हुई थी? मेरी आपकी कमिटमेंट ये थी कि जो मेरे बाजू बोलेंगे आपने वही करना है। मैंने किसी को सही करते हुए आपको चकमा दिया, मैंने हाथ घुमाया, यूं कर लिया, यूं करने की बजाय मैंने यूं कर लिया। हमारी कमिटमेंट क्या थी कि आपने मुझे ऑब्जर्व करना है। हम रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे ही धोखा करते हैं। जो हमें लगता है ना कि बहुत इस्लाह करने वाला है या नेक आदमी है, हमेशा वही धोखा दे जाता है। मैंने इनको हमदर्दी देते हुए इनको सही करेक्शन करने के लिए मैंने आपको हाथ घुमाया। तो हम पहले तो ऑब्जर्वर भी अच्छे नहीं हैं, हम ऑब्जर्वेशन हमारी ख़राब है। हमारी आपस में कमिटमेंट ये थी कि जो मेरे बाजू करेंगे आपने वो करना है। आपको यहाँ से खोलने से किसने रोका? जब मैंने हाथ खोल के इनको सही करने से दिया तो आपने मुझे क्यों नहीं ऑब्जर्व किया? आपको चाहिए था आप भी बाजू खोलते, आप मेरे साथ पूरा कॉपी करते, और मैंने वापस आके यूँ घुमा दिया, सीधा कर दिया। तो ये कोई रबड़ के नहीं है, ये भी आप जैसे ही, सिर्फ मैंने हाथ घुमाया। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हम क्योंकि पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, फिजिकली और मेंटली हमारी अटैचमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम हेल्थ खो बैठे हैं। पूरी दुनिया में जितने मज़ाहब हैं उनका एक ही मकसद है कि प्रेजेंट हो जाए, प्रेजेंट हो जाए। अल्लाह ताला को किसी की इबादत की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह की इबादत करने वाले बहुत सारे और मखलूक हैं, फरिश्ते बहुत, और 24 घंटे इबादत करने वाले हैं। इस इबादत का अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है। इबादत का फ़ायदा इंसानी सेहत को है। और पूरी दुनिया में जितनी इबादत हैं उनका मकसद प्रेजेंट हो जाना है, हाजिर हो जाए। हम में से कितने लोग हैं जो फिजिकली जहाँ बैठे होते हैं वहाँ मेंटली मौजूद होते हैं? मेंटली मौजूद नहीं होते हैं। योग क्या कहता है या मेडिकल क्या कहता है? आपका जितना अंदर सिस्टम चल रहा है, ऑर्गन्स जितने आपके वर्क कर रहे हैं, उनका मकसद एक ही है, वो आपका ब्रेन चलाता है। आपका सिस्टम जो ज़िंदगी चल रही है, ज़िंदगी का जो साइकिल चल रहा है, वो आपके ब्रेन के ज़रिए चलते हैं। वो ऑटोमेटिक खुद नहीं चलते, एक एनर्जी है जो उनको चला रही है। जब हम ब्रेन को अटैचमेंट से तोड़ लेते हैं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा हमेशा कि योगा ट्रायंगल बोला जाता है, माइंड बॉडी एंड सोल, तीनों चीज़ों का कनेक्शन बेहतर करना। योग का लफ्ज़ी मतलब भी जोड़ना है, किसी बिछड़ी हुई चीज़ को मिलाना, ताल्लुक़ पैदा करना। तो जितने लोगों का माइंड बॉडी एंड सोल तीनों का कनेक्शन जितना अच्छा होगा वो उतने सेहतमंद होंगे, उतनी उनकी सेहत अच्छी होगी। जब हम मेंटली इन्वॉल्व होते हैं दूसरी चीज़ों में और अपने अंदर से निकल जाते हैं तो हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बीमारी की रीज़न फिर एक हमने जो फ़िक्रा सुना कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है, ठीक है, ये हदीस शरीफ का मफहूम भी है। लेकिन हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि नीयतों का दारोमदार किस चीज़ पे है? नीयतों का दारोमदार भी तो किसी चीज़ पे होगा ना। नीयतों का दारोमदार 2 चीज़ों पे है। एक आपका हल्का अहबाब, आप कैसे लोगों में बैठते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे लोग आपके साथ ट्रीट करते हैं या आप लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, इससे आपकी नीयतें डेवलप होती हैं। दूसरी चीज़ है फूड, हम खाते क्या हैं। सबसे बेसिक चीज़ आपका फूड है। इसको हम यूँ ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो डिज़ाइन किया फूड का जो प्लान है, वो अभी आज मैं आपको डाइट प्लान भी ऐसा दे के जाऊँगा कि किसी और डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें सारा डाइट प्लान है। हम जब खाते हैं खाना तो हमें खाना खाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दांतों। दांत ना हो तो हम खाना नहीं खा सकते। फिर पिया जाता है, खाया नहीं जाता। जिनके दांत नहीं होते वो पीते हैं, वो खा नहीं सकते। तो अल्लाह ने डिज़ाइन किया दांतों के ज़रिए इंसान की डाइट प्लान को।
दुनिया में जितने गोश्तखोर जानवर हैं उनके नोकीले दांत हैं, नोकदार दांत हैं, और दुनिया में जितने सब्जीखोर जानवर हैं उनके सीधे दांत हैं, और जितने दालखोर जानवर हैं उनकी दाढ़ें हैं, जो हमारे पीछे मौज। ये सारा कुछ जो है वो इंसान को दे दिया, तीनों तरह के। इंसान सब्जी भी खा सकता है, दालें भी खा सकता है, गोश्त भी खा सकता है। अब इंसान के मुंह के अंदर 30 दांत हैं, 32 की ऐसे ही कहावत है, मैंने बहुत सारे डेंटिस्ट से कंफर्म किया, 30 दांत हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, 28 या 30 होते हैं। इस तरह महीने में 28, 29, 30 ये है। गोश्तखोर जानवर गोश्त खाते हैं, उनके नोकीले दांत होते हैं। तो इंसान के मुंह के अंदर नोकीले दांत कितने हैं? 4। हमें महीने में 4 दिन गोश्त खाना चाहिए। सीधे दांत कितने हैं? 8, 4 नीचे 4 ऊपर। महीने में 8 दिन सब्जी खानी चाहिए, और 18 दाढ़ें हैं, 18 दिन दालें खानी चाहिए। पुराने लोग इतने सेहतमंद क्यों थे, इतने फिट क्यों थे? हफ्ते में 1 दफ़ा ही गोश्त पकता था, और घरों में सारी दालें पकाई जाती थी। अभी जो मेडिकली लेटेस्ट रिसर्च आई है वो यही है कि सबसे अच्छा प्रोटीन दालों में है। गोश्त में वो प्रोटीन नहीं है जो दालों के अंदर प्रोटीन है। तो अगर हम इस डाइट प्लान पे आ जाएं तो हमारी निजतें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मैंने निजतों की बात की कि निजतों का दारोमदार फूड पे है। अब मुझे ये बताएं कि गोश्तखोर जानवर के पास कितने लोग खड़े हो सकते हैं? गोश्तखोर जानवर के पास कोई नहीं खड़े हो सकता। तो आज हम कौन से जानवर बने हुए हैं? गोश्तखोर जानवर बने हुए हैं। हमारे घरों में डेली बेसिस पे चिकन की शक्ल में या किसी भी शक्ल में गोश्त पकता है, या हम गोश्त खाते हैं शवारमे की शक्ल में, या विंग्स की शक्ल में, या बर्गर की शक्ल में खाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो क्या इंसान का दुश्मन नहीं बनता जा रहा? हम रवैयों को तब्दील करने की बातें करते हैं, लेकिन वो उस पर अमल क्यों नहीं कर पाते? हम बेस को नहीं पकड़ते, हम फूड को नहीं पकड़ते। पहले फूड को बेहतर करना पड़ेगा। हम जो लें वो रूटीन से लें, इस तरतीब से लें। आप ये डिसाइड कर लें कि अगर आप दिन में 2 दफ़ा खाना खाते हैं तो फिर आपके बनते हैं 8 मील गोश्त के महीने में, 8 मील। सब्जी के 16 मील बनते हैं, और 36 मील दालों के बनते हैं। तो दालों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, इससे प्रोटीन अच्छा मिलता है, ये दिमाग के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो दालों का इस्तेमाल बढ़ा दें, इससे सेहत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अब एक और मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, जो गिफ्ट हम देते हैं वो किसको देते हैं? अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्यों देते हैं? उससे प्यार होता है। किसी को भी हम बर्थडे गिफ्ट देते हैं, या कोई वैसे किसी को गिफ्ट देते हैं, आजकल तो प्यार नहीं, उससे चाहत तो होती है थोड़ी बहुत, उससे मोहब्बत तो होती है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं? कभी किसी ने दिया अपने आप को गिफ्ट? इसका मतलब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते। गुड। मैं अपने आप को गिफ्ट देता हूँ हर बर्थडे, क्योंकि मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें, मोहब्बत का लफ्ज़ अपने लिए शुरू करें। तो आज के बाद कोशिश करें कि हर बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट दें, बल्कि आप कुछ अच्छा कर लें तो अपने आप को फिर भी गिफ्ट दें। इससे अच्छा करने की जो है ना वो आपकी सलाहियत बढ़ जाएगी। कुछ भी जो आपको पसंद है। नहीं, वो गिफ्ट नहीं होता ना, वो तो ज़रूरत है। आप जब शॉपिंग करते हैं वो ज़रूरत होती है आप। लेकिन आप ऐसा आप थोड़ा सा बनाएं, कोशिश करें कि आप अपने आप को गिफ्ट दिया करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। इंसान बीमार क्यों होता है, अब इस तरफ हम आते हैं। मैं ये बात करने का मकसद ये था, जो बात अभी मैंने की आपसे, बीमार इंसान क्यों होता है। ये एक चीज़ हमें बचपन से मिलती है। जब बच्चा बीमार होता है ना तो उसकी आवभगत ज़्यादा शुरू हो जाती है, उससे मोहब्बत का इजहार ज़्यादा शुरू हो जाता है। उसको खाने में, उसकी केयर करने में, उसको छुट्टी स्कूल से मिल जाती है, उसको हम स्कूल नहीं भेजते। अब वो किस चीज़ को पसंद करेगा, बीमार रहने को या सेहतमंद रहने को? अटेंशन मिलती है।
तो जब इंसान को अटेंशन मिलती है, मोहब्बत मिलती है, तो इंसान उस तरफ को ज़्यादा माइल हो जाता है। हमें ये चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार ना हों और बड़े भी बीमार ना हो, तो हम उनकी उस वक़्त केयर करें जब वो ठीक होते हैं। अपने आप की उस टाइम केयर करें जब हम ठीक होते हैं। अपने आप को उस टाइम खुश करें जब हम ठीक होते हैं। जब हम बीमार होते हैं या कोई बीमार होता है, जब उसकी इतनी केयर कर दी जाए तो वो फिर उसको अच्छा लगेगा कि वो बीमार है। तो बीमार रहने से अगर बचना है तो ज़रूरी है कि आप जब सेहतमंद होते हैं तो उसकी केयर करें, उससे मोहब्बत का इजहार करें, बच्चों से मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन सेहतमंद होते हुए। अब माइंड, बॉडी एंड सोल, तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान है। अगर तीनों में से एक चीज़ भी डिस्टर्ब होगी तो इंसान सेहतमंद नहीं है। रूह डिस्टर्ब है तो रूहानी प्रॉब्लम्स हैं, माइंड डिस्टर्ब है तो फिर मेंटली इशू हैं, बॉडी में प्रॉब्लम है तो फिजिकल इशू है। अब कुछ चीज़ें आती हैं कि हम मेंटली जब नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं चीज़ों के बारे में, उससे नुकसान कितना होता है। क्योंकि जब इंसान किसी दूसरे के लिए नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव थॉट्स आती हैं उसके ब्रेन में, तो सबसे पहले उसका इफेक्ट उसके अपने ऊपर आता है, उसकी बॉडी पे। सबसे पहला इफेक्ट उसकी फिजिकली बॉडी पे आता है, क्योंकि ब्रेन की डायरेक्ट अटैचमेंट बॉडी के साथ है। जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो उसका इफेक्ट पहले मुझ पे आएगा। लेकिन आज तक हमने ये देखा होगा कि पॉजिटिव सोचने का तो सब कहते हैं, लेकिन पॉजिटिव सोचा कैसे जाए इसका तरीका कोई नहीं बताता। जितने मोटिवेशनल ट्रेनर होंगे वो आपको ये चीज़ें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आपने कैसे रहना है ज़िंदगी में, आपने जो है वो अच्छा सोचना है, लेकिन सोच को पॉजिटिव कैसे किया जाए इसकी कुछ मशकें हैं, आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ है जिसको दीन इस्लाम ने नमाज कह दिया कि नमाज कायम करें। नमाज को पढ़ने का हुक्म बहुत, मेरा ख्याल कुरान में तो किसी जगह भी नहीं है नमाज को कायम करने का हुक्म आया। नमाज है क्या चीज़, मैं उस तरफ लेकर आता हूँ। आपने देखा होगा कि नमाज में कोई भी पीछे की तरफ झुकना नहीं है, बैक बेंड नहीं है, पीछे की तरफ अकड़ना नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो है वो डायरेक्ट हुक्म दिया है कि ज़मीन पे अकड़ के मत चलो, ज़मीन पे अकड़ के मत चलो। मुझे ये बताएं, क्या अकड़ने से अल्लाह को कोई नुकसान हो सकता है? मेरे अकड़ने से, किसी एक के अकड़ने से कोई नुकसान नहीं। इससे हैबिट्स बनती हैं। जितना झुक जाएंगे आप पॉजिटिव हो जाएंगे, जितना आप अकड़ जाएंगे उतना नेगेटिव होते जाएंगे। फिर इसका इफेक्ट बॉडी पे आता है। जितने लोगों का पेट निकला होता है ना, उनकी पोजीशन ये होती है, ऐसे करते हैं। और जितने लोग झुके होंगे उनका पेट नहीं निकल सकता। एक तो ये पेट की वर्जिश सीधे होकर चल रहा है, बॉडी को बैंड करके। जितने लोगों की बैक में प्रॉब्लम होता है, और ये किसी को मिसाइल नहीं है, जितने लोगों के दर्दे होंगे ना वो बॉडी के पीछे होंगे, पिंडलियों के पीछे दर्द होगी, बैक बोन पे, अपर बैक पे पीछे दर्द होती है, फ्रंट साइड पे दर्द नहीं होती। इसकी क्या रीजन है? इसकी एक रीजन है, हम जीरो ग्रेविटी पे नहीं रहते। जीरो ग्रेविटी को खत्म करना है। ग्रेविटी को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने जो सपोर्टें दी हैं वो किस तरफ दी हैं? फ्रंट साइड पे। आपके पाँव की शेप जो है ना, जो टोज वाली साइड है वो चौड़ी है, पीछे से ब्रेक होता जाता है, पाँव ब्रेक होता है। अब मैं जितना पीछे जाऊंगा अपर बॉडी को ग्रेविटी नीचे ले रही है। ग्रेविटी आप इसको खींच लिया अपनी तरफ। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ग्रेविटी जीरो नहीं हो सकती। जीरो ग्रेविटी कब होगी? जब मेरा बॉडी आगे की तरफ होगी, स्ट्रेट। एक तो हमें कोशिश करनी है कि हमें सीधे रहना चाहिए, सीधे और झुक के रहना चाहिए। अपर शोल्डर जो है इनको नहीं झुकाना चाहिए, ड्रॉप शोल्डर नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना वेट जो है वो टोज की तरफ रखें जब भी खड़े हो। इससे कभी भी आपकी टांगों में दर्दें नहीं होंगी। जिनको टांगों में प्रॉब्लम है, पीछे दर्दें होती हैं, वो लाजमी एड़ी के ऊपर खड़े होते हैं। जिसको सपोर्ट कोई नहीं है,
पाँव की सपोर्ट आगे की तरफ है। आप फॉरवर्ड बेंड जितना मर्जी कर लें, आप नीचे नहीं गिरेंगे। बैक बेंड करेंगे वो गिर जाएंगे, आप ग्रेविटी खींचेगी आप। एक तो ये चीज़ है। सबसे ज़्यादा फोकस नमाज में किया गया झुकने को। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दे दिया झुक जाए, तो कुछ तो इसका फ़ायदा है ना झुकने का। तो झुकने का फिजिकली जो मैंने आपको एक बार से फ़ायदा बताया कि आपकी जो है वो बैक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी आपकी गर्दन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी टांगों में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर हम फॉरवर्ड बेंड कर लें, फॉरवर्ड बेंड सीख लें, तो इससे हमारी जो हैबिट्स हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। हमारा सोचने का जो जाविया है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अब फॉरवर्ड बेंड करने के तरीके हैं, उससे आपकी एंटी एजिंग भी होती है। जिसको फॉरवर्ड बेंड करना आ गया उसको पूरा योगा आ गया। बैक बेंड करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जितना मर्जी आप पीछे झुक जाएं, आप झुक जाएंगे, उसमें कोई एंगल नहीं है। लेकिन फॉरवर्ड बेंड झुकने के बहुत सारे एंगल हैं। नमाज में अल्लाह ताला ने जो फॉरवर्ड बेंड कराया वो हाफ कराया है, और उसका हुक्म दिया कि बॉडी सीधी कर लें। क्या हमने कभी ऐसे रुकू किया? ऐसे करते। ये करने से होता क्या है? फॉरवर्ड बेंड करने से होता क्या है? मेडिकल भी इस चीज को मान चुका है। योग तो सदियों से ये कह रहा है कि आपका जो हार्ट है ये ब्लड की सर्कुलेशन नीचे की तरफ ले जाता है, फ्रंट साइड से। नीचे से ब्लड सर्कुलेशन ऊपर कौन लेके आता है? दिल वापस तो खून नहीं खींचता। वापस जो खून लेके आता है वो दो दिल नीचे पिंडलियों में लगाया ना, जो दिल की तरफ सप्लाई है वो दो दिल हैं पिंडलियों में। दिल का काम करते हैं, दिल तो नहीं है, दिल का काम करते हैं पिंडलियों के अंदर वो मसल्स हैं बैक के। फिर हमें अल्लाह के नबी ने नमाज के बारे में क्या कहा कि नमाज दिल का सुकून है, और ये बहुत बड़ी वर्जिश है। रुकू की बहुत बड़ी वर्जिश है। अगर हम इसको समझ जाएं तो इससे कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता। 99% जिनको हार्ट अटैक होता है उनको एंजाइना पेन की वजह से होता है। आप किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, वो आपको बताएगा कि एंजाइना पेन की वजह से हार्ट अटैक होता है। एंजाइना पेन है क्या? एंजाइना पेन ये है कि आपके दिल की तरफ खून की सप्लाई स्लो हो जाती है, दिल की तरफ ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, जो कि अल्लाह ताला ने मैनुअल रखी है। तो योगा मैनुअल सर्कुलेशन को बेहतर करने का नाम है, दिल की तरफ। अगर बॉडी के अंदर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी अच्छी हो, आपकी मस्कुलर प्रॉब्लम ना हो, आपके ऑर्गन्स ठीक काम करें, तो वो किस चीज़ पे बेस करती है? वो ब्लड सर्कुलेशन पे बेस करती है। ये सारी चीज़ें, जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा उतने आपकी हर ऑर्गन की सेहत अच्छी होगी। तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए आपको दिल की तरफ सप्लाई बढ़ानी होगी। जब से इंसान बैठ गया, जब से इंसान जो है वो फिजिकली मूवमेंट्स को छोड़ दिया, तब से इंसान बीमार से बीमार तर होना शुरू हो गया। मेडिकल जो है उसको तरक्की कहा जाता है, बिल्कुल तरक्की होगी, लेकिन मैं अक्सर पूछता हूँ कि तरक्की किस चीज़ में हुई है? तरक्की बीमारियाँ तलाश करने में हुई है या कि सेहत को तलाश करने में? अभी तो मेडिकल में जितनी भी तरक्की हो रही है वो बीमारियाँ तलाश करने में हो रही है। और सबसे ज़्यादा इंसान बीमार होता है जब मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों में। हमें आज तक जितने भी डॉक्टर मिलेंगे या हकीम मिलेंगे वो हमें हमेशा फूड से मना करेंगे कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी, आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना। आपको चार्ट मिलता है ना, आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना। कोई खाना छोड़ सकता है? मुझे बताएं। जिन लोगों को परहेज कहा जाता है वो कभी परहेज करते हैं? नहीं करते। जब हम खुराक लेते हैं ना, हम उसका नुकसान सोच के अगर खाएंगे तो उसका नुकसान कई गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्रेन में उसकी फाइल खुल गई कि इससे नुकसान होगा। एक फाइल ओपन होगी, इससे नुकसान होगा और हमने खाना है। जब हम उसको नुकसान सोचते हुए खाएंगे तो फिर उसका नुकसान जो है वो 1000% होगा। हालांकि अल्लाह ताला ने खुराक को क्या कहा है? नेमत। अच्छा, जिनके पास नहीं है खुराक उनसे पूछें ये क्या है?
जिनके पास खाना मौजूद नहीं है, मैसर नहीं है खाना, उनसे आप पूछेंगे वो कहेंगे ये बहुत बड़ी नेमत है। मेरा ये अक्सर क्वेश्चन होता है डॉक्टर से कि क्या नेमत में कोई जहमत निकाल सकता है? नेमत कोई जो है वो कोई आपको नुकसान पहुँचा सकती है? अल्लाह की नेमत हो उससे कोई नुकसान हो सकता है? नुकसान हमारी अप्रोच से होता है, हमारी मेंटली थॉट से होता है। हम जिस चीज़ के बारे में जो सोच लेते हैं वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जैसा सोचेंगे, जैसा सोच के अमल करेंगे, वही उसका रिजल्ट आएगा। एक असूल बता दिया अल्लाह ताला ने खाना का, वो है कि आप जब भी खाएं भूख रख के खाएं, म्याना रवि से खाएं, एतदाल के साथ खाएं, तो कभी बीमारी नहीं आएगी। फूड कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, हमारी सोच नुकसान पहुंचाती है। जब हम सोच लेते हैं कि इससे नुकसान होगा तो फिर नुकसान होगा। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है, इसमें एक सेकंड में तकरीबन 700 थॉट्स आती हैं एक सेकंड के अंदर, और इन थॉट्स को आप स्टोर कर लें या आप निकल ना पाए चीज़ों से, तो उसको कहते हैं डिप्रेशन। माजी की सोचें, जो आपने देखा, आपकी आंख ने देखा और आपने सुना और आपने उसको स्टोर कर दिया और आप उससे निकल ना पाए, तो ये है डिप्रेशन। और अगली थॉट्स लेके आना, फ्यूचर की थॉट्स लेके आना, ये है एंग्जाइटी। इससे जिस्म में बेचैनी आ जाती है, आपका जिस्म बेचैन हो जाता है। थॉट्स को रोकना, प्रेजेंट में आना, ये सेहत है। नींद क्या है? नींद 15 मिनट की है सिर्फ, वो है डीप स्लीप। आम रूटीन में इंसान जो है वो डीप स्लीप तक नहीं पहुंच पाता। डीप स्लीप क्या है? अगर आप इस चीज़ पे आ जाएं कि आप किसी को सोते हुए में देखें और वो गहरी सांसें ले रहा हो, बहुत लंबी सांसें ले रहा हो, उस टाइम वो डीप स्लीप में होता है। और आप नोट कीजिएगा कि उसका पेट हिलता है, वो सीने से सांस नहीं लेता। वो लंबी सांसें लेगा तो उसका पेट फूलेगा और पेट नीचे जाएगा। आप इसको छोटे बच्चे पे ले जाएं, छोटे बच्चे किस तरह सांस लेते हैं? छोटे बच्चे भी पेट से सांस लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एंटी एजिंग की, तो मैं एंटी एजिंग की तरफ लेके आऊँगा। हम वहाँ बैठे बात करें तो सिस्टर ने कहा कि वो ज़रूर शेयर करें, हमेशा सांस जो है वो पेट से लिया करें अगर आप जवान रहना चाहते हैं। अगर आपका सीना इन्वॉल्व हो गया सांस लेने में और आपने लंबी सांस, किसी को बोला ना डीप ब्रीदिंग करें, तो वो करेगा सीने को फुला लेगा। इससे क्या होता है कि लंग्स का नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल आम रूटीन में नहीं पहुँचता, आप उसको और प्रेस कर देते हैं। सीना जब फुलाते हैं तो और प्रेस हो जाते हैं, लंग्स प्रेस हो जाते हैं। अगर पेट को फुलाया जाए तो लंग्स की जो तय है, बिल्कुल आखिरी हद है, वहाँ तक ऑक्सीजन लेवल जाता है और इससे लंबी और गहरी सांस भी आती है। आम रूटीन में होता यह है कि जितने लोग भी जिनका सांस सीने में शिफ्ट हो जाता है, उनका पेट से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं अभी आपसे बोलूँ कि आप सांस लें और आपकी सीने की हरकत ना हो, तो कितने लोग कर पाएंगे? अभी हम करके देखते हैं। आप कमर सीधी कर लें और लंबी गहरी सांस लें। तो कोशिश करते हुए भी आपका सीना मूव करेगा, जो कि आपकी सेहत की अच्छी होने की निशानी नहीं है। अगर आप लोग अच्छी सेहत बनाना चाहते हैं, अच्छी सेहत रखना चाहते हैं, तो फिर आपको सांस भी जो सही तरीका है, जो दुनिया में मशीन आई थी, जो बच्चा पैदा होता है उसका सही तरीका वही है। इंसान का जो फ्यूल है वो खाना पीना नहीं है। 40 दिन तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस 10 मिनट पे अगर ना मिले तो क्या होगा? बॉडी डेड हो जाएगी। तो बॉडी की जो फ्यूल सेटलमेंट है, उसकी जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, वो आपकी ऑक्सीजन लेवल के साथ है। 80% ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए, 80% ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए। तो हम तो 5% भी ऑक्सीजन ले नहीं पाते, क्योंकि सांस हम लेते हैं ऊपर क्लेविकॉलर में।
सांस ना होने के बराबर है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह बताता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सांस निकालने पे प्रैक्टिस की? कभी भी नहीं की। जब भी किसी नई चीज को लेना होता है तो पहले पुरानी चीज को निकाला जाता है। हम जो खाते हैं ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो ऑक्सीजन अंदर आएगी ना। हमने तो कभी सांस निकाली नहीं। योगा में इसको कहा जाता है कि इंसान के जिम्मे सांस निकालना है, सांस लेना नहीं है। सांस लेना तो उसकी अता है, वो दे दे तो ले ले। तो अभी हम सांस निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला सांस आप देखिएगा कैसे आता है। आपको लेना नहीं पड़ेगा। आप मेरे साथ करें, सांस निकालें और निकालते जाएं, मैक्सिमम निकालें, सांस निकालें, निकालते जाएं। पेट अंदर चिपक जाए। बगैर सांस लिए आपको सांस आए, आप कोशिश के बगैर सांस लेंगे। ये है रब की अता। अगर हम सांस निकालने पे प्रैक्टिस कर लें तो कभी बूढ़े नहीं होंगे। हमारे जिम्मे सांस को निकालना है। हम सांस तो ले ही नहीं सकते। सांस लेना इंसान के जिम्मे नहीं है, वो तो उस रब की अता है। सांस निकालना इंसान के जिम्मे है। हमने कभी सांस नहीं निकाला। सांस छोटा होने की असल रीजन ये है कि हम सांस निकालते नहीं हैं, हम खाली नहीं करते, अपने आप को खाली नहीं करते। इसीलिए सांस ना निकालने की वजह से हमारे अंदर अना बढ़ गई। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसे, मैं वैसे। ये सांस नहीं तो मैं नहीं, सांस है तो मैं हूं। जब ये सांस नहीं होगा तो मुझे को नहीं के नाम से पुकारेगा? मुझे बताएं। सब लोग मुझे मैयत कहेंगे। कभी किसी मरे हुए का नाम लिया किसी ने? उसको मैयत कहा जाता है। तो मैं तब तक है जब तक सांस है। तो मैं को निकालना भी शुरू करें। ये पॉजिटिव थॉट्स के लिए ये मशकें हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। आप झुक के रहें, सांस निकालने की प्रैक्टिस करें। फूड जो है वो आप सादा फूड लें, जो मैंने आपको डाइट प्लान दिया उस पर आप प्रॉपर उस पर आ जाएं। तो इससे आप बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी जड़ी बूटी के, बगैर किसी दवाई हकीम की आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। अब बाकी रही कि आप स्किन को अच्छा करना चाहते हैं, आप एंटी एजिंग चाहते हैं, उसके लिए एक ब्रीदिंग टेक्निक है, मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। उसको कहते हैं सातानामा प्राण। सातानामा प्राण करने का तरीका बहुत सिंपल है, आप किसी भी जगह कर सकते हैं। और उससे जो है वो इंसान की जो एज है स्किन की वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। बुढ़ापा जो आ गया चेहरे पे उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए सातानामा प्राण करनी है। आपने 4 स्टेप में सांस को लेना है और 4 स्टेप में निकालना है। देखिए दोनों चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, लेना और निकालना दोनों है। पहले हम निकालेंगे। ये सातानामा प्राण है। अगर सातानामा प्राण की जाए तो इससे जो है वो बुढ़ापा नहीं आता। जो सांस निकालना है वो पेट से निकालना है? पेट से स्ट्रोक लगा दें। पेट आपका पीछे जाए हर स्टेप आप में। एक दफा फिर बता दें पेट से कैसे सांस निकालना है। ये आपकी प्रैक्टिस होगी तो फिर होगा। मेरा जो है वो मुझे रात फ्लू हो गया, सॉरी, मैं इसलिए जो है मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी जो है वो, मैं रात सारी रात जागता रहा हूँ, लेकिन मैंने एक्सक्यूज़ नहीं किया। मैं आने से मैं मना नहीं किया किसी को, मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे। और रात सारी मेरा जो है वो फ्लू के साथ बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। इतना बुरा हाल कि मैंने पूरा डिब्बा जो है वो साफ़ करके फेंका, नाक साफ़ करके। इतना ज़्यादा वो होता ये है कि जैसे मैं बात की फूड की, केमिकल पे आ जाएंगे तो उससे नुकसान होगा। मैंने कल एक मिठाई किसी से खा ली, वो किसी लोकल दुकान की थी, उसमें उन्होंने स्क्रीन डाली हुई थी, तो उससे मेरा गला पकड़ लिया। तो नुकसान होते हैं केमिकल वाले। जो नेचुरल फूड है उस पर आपने कभी नुकसान नहीं सोचना। एक बात हो रही थी बायोलॉजिकल क्लॉक की, कि बायोलॉजिकल क्लॉक को कैसे रोका जाए। इंसान का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है यहाँ पे होता है नाक के साथ,
और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एक एक्सरसाइज है जो बायोलॉजिकल क्लॉक को रोक सकती है, वो हम बचपन में बहुत करते रहे, हमें दोबारा बच्चा बनना पड़ेगा तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर। अब राइट बाजू की तरफ पीछे घूमना शुरू कर दें, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज घूमना शुरू करें, ये क्लॉकवाइज घूमना। जितनी देर आप क्लॉकवाइज घूमते रहेंगे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रुक जाएगा। जितनी देर आप ऐसे घूमते रहेंगे आपकी उम्र रुक जाएगी। और तेज घूमना जरूरी नहीं है, आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता घूम सकते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। राइट हैंड नीचे लेफ्ट ऊपर, और जो हाथ नीचे की तरफ है उस तरफ पीछे घूमना शुरू करना है, जितना आप जवान होना चाहते हैं। ये यहाँ बचपन में कितना घूमते थे जो है वो डायरेक्शन चेंज होता है, चेंज हो जाए जी? अगर क्लॉक की जो है वो डायरेक्शन बाय मिस्टेकन जो है वो चेंज हो जाए उससे बायोलॉजिकल क्लॉक तेज हो जाएगा। अभी हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, आपको मजे की बात बताता हूँ। आप ये देखें कि हम काबतुल्लाह शरीफ के चक्कर किस तरह लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आगे की सोच, आखिरत की सोच, अपने आप को आखिरत की तरफ ले जाते हैं, वहां पे चक्कर एंटी क्लॉकवाइज है, बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ अटैच किया। आपने अगर यंग रहना है तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर आप वॉक करने जाते हैं ग्राउंड के अंदर, तो ग्राउंड में आप एंटी क्लॉकवाइज चक्कर ना लगाया करें, वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके जरिए जो है वो इंसान सेहतमंद हो सकता है। ये इसलिए कहते हैं योगा वे ऑफ लाइफ है। मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। आप इसको मेडिकली किसी जगह भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, पूरी डिटेल मिल जाएगी। बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर आप नहीं रोकेंगे तो आपकी एज जल्दी बढ़ जाएगी। फिर योग जो है ना वो एक और 3 चीज़ें बताता है खाने के बारे में, कि 3 तरह के फूड हैं। एक है सात्विक डाइट, एक है तमासिक डाइट और एक है राजसिक डाइट। सात्विक डाइट हर वो फूड है जो ताज़ा पकाया जाए, जो ताज़ा पकाया जाए और उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। आपने पकाया और उसको दोबारा गर्म नहीं करना पड़ा, आपने खा लिया, ये है सात्विक डाइट। और तमासिक हर वो डाइट जिसको टेम्परेचर बार बार चेंज हो, फ्रिज में रखा, फिर निकाला, गर्म किया ओवन में, बच गया, फिर फ्रिज में रख दिया, फिर आपने ओवन में गर्म करके खाया, ये है तमासिक। और योग कहता है कि तमासिक खाना खाने से इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम तमासिक खा रहे हैं, फ्रोजन चीज़ें मिलती हैं। अगर आप अपने बड़ों से पूछेंगे ना, अपनी वालदा से पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि दोपहर का खाना अलग बनता था, रात का खाना अलग बनता था, नाश्ता अलग बनता था। एक वक्त का पका हुआ खाना दूसरे टाइम में नहीं खाया जाता था। सर थर्ड टाइप कौन सी है? मैं उस तरफ भी आता हूँ। ये तमासिक डाइट जब से हम खाना शुरू हुए हैं, हम वक्त से पहले बूढ़े होना शुरू हो गए हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अगर जवान रखना चाहते हैं और उनको हेल्दी लाइफ देना चाहते हैं तो उनको ताज़ा खिलाएं। ये हम फ्रिज को जो है ना योगी बीमारी की अलमारी कहते हैं, बीमारियों की अलमारी। तो जितने चीज़ों को फ्रीज किया जाए, उनका टेम्परेचर चेंज किया जाए, फिर उसको गर्म किया जाए, इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इंसान को बुखार होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों का बुखार नहीं टूटता, आपने ऐसे पेशेंट भी देखे होंगे जिन लोगों को बुखार रहता है, बहुत ज़्यादा फीवर का शिकार रहते हैं वो, और मेडिसिन भी कोई काम नहीं करती,
आप उनको अनपके खाने पे ले आए, उनका फीवर ख़त्म हो जाएगा बगैर मेडिसिन के, जिसका टेम्परेचर चेंज ना हो, जिसका टेम्परेचर चेंज ना हो। अगर हम उस पे ले आए उसकी फूड को तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर हमेशा चेंज होगा, जब हम खाते हुए टेम्परेचर को चेंज करेंगे। इंसान के अंदर का टेम्परेचर 98.6 है, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, कुछ भी बाहर का टेम्परेचर हो, अंदर का टेम्परेचर 98.6 है। इसको तब्दील कैसे किया जाता है मैं उसकी बताता हूँ आपको बात। ये टेम्परेचर चेंज तब होता है जब हम बहुत तेज़ी से पानी पीते हैं, और दीन ने किस चीज़ से मना किया तेज़ पानी पीने से? दीन इस्लाम दीन फितरत है, फितरत के बहुत करीब है, जिसमें सेहत के बहुत सारे असूल हैं, हम समझते नहीं हैं। हम पैदाइशी मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं, और इस पे हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन काम हमारे कोई नहीं है। हम समझते नहीं इन बातों को कि उसमें हिकमत क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर का टेम्परेचर एक रहे तो पानी का पहला सिप छोटा लें, और सांसों का बीच में डिस्कस हुआ है कि पानी पीते हुए 3 सांस लें। क्यों कहा गया? अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का एक ही पुर्जा है, वो नाक है। अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो पुर्जा है वो नाक है। योग ये कहता है कि राइट साइड सूरज है, लेफ्ट साइड चांद है। राइट साइड से सूरज की एनर्जी अंदर जाती है, लेफ्ट साइड से चांद की एनर्जी अंदर जाती है। 2 तारे हैं ना, किसी भी मशीन को चलाने के लिए 2 तारे चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अल्लाह ने 2 तारे लगा दिए। अल्लाह चाहता तो दरमियान में ये ख़त्म कर देता है, एक ही सुराख होता, आगे जाकर तो सुराख तो एक ही है। क्यों इसको दो बनाया? नथने 2 क्यों हैं? नॉस्ट्रल 2 क्यों है? राइट नॉस्ट्रल से सूरज का ताल्लुक है, राइट साइड सूरज है, लेफ्ट नॉस्ट्रल चांद का ताल्लुक है। तो जब हम पानी का सिप लेते हैं टेम्परेचर नीचे आता है, और उसमें हुक्म हुआ कि सांस लें, दूसरा घूंट पीने से पहले सांस लें। उसका मकसद यही है कि आपका जो टेम्परेचर नीचे गया था वो वापस अपने 98.6 पे आ जाए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लू रहता है ना, या जिन लोगों को फीवर होता है, वो तेज़ पानी पीते हैं। उनकी सिर्फ पानी की तरतीब चेंज कर दें, उनका फीवर भी ठीक हो जाएगा, उनको फ्लू भी नहीं होगा। टेम्परेचर को मेंटेन करना, राइट साइड सूरज, लेफ्ट चांद। आपने देखा होगा कि अल्लाह के नबी ने भी ये बात बयान की है। कब बयान की? मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें, बाएं पे चांद रख दें। कोई चांद सूरज रख सकता है? वो बॉडी की तकसीम बताइए कि जैसे ये सूरज है, चांद है, ऐसे ही अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ। ये तकसीम है। इंसान का राइट साइड सूरज है। तो अगर सर वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर मतलब कि ठंडा पानी पीने से गर्मियों में भी जो है कहा गया है ना, ज़्यादा ठंडा पानी ना लें। जी किस हद तक ठंडा हम लोग जो है? उसमें रूम टेम्परेचर लेना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर जो पानी है ना वो लेना चाहिए। सर्दी में अगर पानी ठंडा होता है ना तो उसकी ज़रूरत होती है अंदर। कैसे मैं बताता हूँ आपको। अगर हम आ जाए इस चीज़ पे कि देखें अल्लाह ताला जो क्रिएटर है, उसने सर्दियों में सारे फ्रूट ठंडे पैदा किए, सारी सब्जियां ठंडी पैदा की, और गर्मियों में सारे फ्रूट गर्म पैदा किए और सारी सब्जियां गर्म पैदा की। क्रिएटर है, उसको तो पता है। इसलिए अपने इलाके की चीज़ें खानी चाहिए, बेमौसमी फल सब्जियां नहीं खानी चाहिए। टेम्परेचर उससे डिस्टर्ब होता है। कैसे? अब इसकी मिसाल यूँ है कि अगर आप गर्म इलाके में जाएं और शदीद गर्मी हो, तो अगर आप कुएं से पानी निकालें तो पानी ठंडा होगा। आप मोटर चलाएं, पानी ठंडा आएगा, ज़मीनी पानी। आप सख्त सर्दी में मोटर चलाएं तो पानी नीचे से गर्म आएगा। इंसान क्या है? इंसान भी पूरी कायनात है। मट्टी, पानी, जिस तरह ज़मीन का डिज़ाइन है, 80% पानी है, 20% खुश्की है ज़मीन में। इसी तरह बॉडी इंसान की 80% पानी है, 20% खुश्की है, मट्टी है। इसके टेम्परेचर जो बाहर होगा उससे उल्टा अंदर होगा। हम जो 98.6 की बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर और है। हम अब आ रहे हैं जो अंदर की जो हरारत है। आपने अगर देखा होगा कि जब हम सर्दियों में यूरिन करते हैं तो उससे भाप निकलती है ठंडे इलाके में,
और मुंह से भी भाप निकलती है। मुंह से जब निकालते हैं, अक्सर हम निकालते हैं, हवा निकालते हैं तो जैसे धुआं निकलता है। वो क्यों निकलता है कि अंदर का गर्मी बढ़ जाती है। तो क्रिएटर ने उस टाइम आपको जो है वो ठंडे फ्रूट और ठंडी सब्जियां आपको पैदा करवा दी कि आप जब खाएं तो वो आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो क्या हम पानी को ठंडा पिए सर्दियों में? रूम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर उसका है, पानी नहीं पीना चाहिए? नहीं, टेम्परेचर के साथ। मैं तो बर्फ पानी पीती हूँ। ये छोटी छोटी हमारी गलतियां जिसकी वजह से नुकसान होते हैं। रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, नहीं, गर्म नहीं पीना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। और गर्मियों में गर्म पानी पीना चाहिए। हम हमेशा गर्म पानी पीते हैं सर गर्मियों में। मैं तो कभी आइस वाला पानी नहीं पीता। ये थोड़ा सा नहीं गर्म होना चाहिए। उसमें जब आप रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो आपका जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। और कितना पानी पीना चाहिए दिन में? ये आपकी प्यास पे डिपेंड करता है। आपको, आप अगर फिजिकली कोई एग्जॉस्ट होते हैं तो आपको प्यास लगेगी। अगर आप बैठे रहें तो फिर आप पानी पिएंगे तो यूरिन आएगा। लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि ज़्यादा पानी पिए आप स्मार्ट हो जाएंगे। देखिए मेरी बहन, अगर आप सारा दिन लेटे रहें और पानी पीते रहें तो क्या होगा? फिर वॉशरूम और बेड, वॉशरूम और बेड, यही होगा। नहीं, तो पानी ज़्यादा पीने से क्या आपकी वेट कम होता है? ये बात देखिए पानी सफाई के काम आता है। पानी सफाई आप 1 लीटर से 16 कैलोरीज बर्न होती हैं। जी, वो सिस्टर। 16। लेकिन तो है लेकिन बड़ा नाम सा है। लेकिन इशू ये है ना कि हम पानी जब पीते हैं तो क्या हम ऐसा तो नहीं करते कि पानी का एक बर्तन दूसरे बर्तन में डाल दिए। जो बात हम कर रहे थे कि पानी पीना कैसे है, हम तो पानी दूसरे बर्तन में डाल देते हैं तो क्या होता है? यूरिन ख़त्म। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंचता नहीं है। पानी को पीना तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, ना हम पीते हैं वैसे। वो सिर्फ दीन इस्लाम ने सिखाया कि पानी को आहिस्ता आहिस्ता चूसते हुए पिए। ये मसनून अमल है। और योग ये कहता है कि अगर पानी को सोचते हुए आहिस्ता से चूसते हुए पानी को पिया जाएगा तो उससे आपके जो अंदर पानी की कमी है जिस जगह पे, वो ऑर्गन एक्टिव होगा और वहाँ पे पानी की सप्लाई हो जाएगी। आपने देखा होगा कि दीन में जितने अमल हैं उनमें नीयत है। उसकी दुआ बताई दीन इस्लाम ने। आप कुछ भी करें, यहाँ तक कि आप घर से बाहर निकले तो भी आपको दुआ बताई कि घर से बाहर निकलते वक्त दुआ पढ़नी है। आप घर में दाखिल होंगे तो उससे भी आपको दुआ बताई कि आपने घर में दाखिल होते दुआ पढ़नी है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि आप मेंटली इन्वॉल्व हो जाएं। हम में से कितने लोग हैं जो खाना खाते हुए मेंटली इन्वॉल्व होते हैं? हम लोग तो खाना खाते हुए दुनिया जहान की बातें करते हैं। तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? ब्रेन का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जो नींद की हम बात कर रहे थे, 15 मिनट की नींद, वो ये है कि इंसान जब सोता है बज़ाहिर सोया होता है, लेकिन उसकी फाइलें दिमाग में जो सारे दिन की खुली हुई थी वो चलती रहती हैं, थॉट्स चलती रहती हैं। आप इसको समझने के लिए विंडोज़ 98 पे आ जाएं। विंडोज़ 98 आप उसको कंप्यूटर को शट डाउन करते थे, क्या करता था? वो फाइलें क्लोज करना शुरू करता था। फाइलें क्लोज होते कुछ देर लगती थी, फिर जाके आपकी वो विंडोज़ क्लोज होती थी और कंप्यूटर शट डाउन होता था। फिर आप उसको जब स्टार्ट करते थे कंप्यूटर को तो क्या फ़ौरन विंडोज़ आती थी? नहीं, वो फाइलें खुलना शुरू होती थी कुछ। फिर थोड़ी देर बाद आपको विंडोज़ 98 सामने आपके आती थी। यही इंसान की नींद का साइकिल है कि जब वो दिन भर जितना सोचता है, थॉट्स होती हैं वो दिमाग में चलती रहती हैं। हम में से बहुत सारे लोग डीप स्लीप तक नहीं पहुंच पाते। उसकी निशानी ये है कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि और सोएं। जिस दिन हम सो के उठें और हमें लगे कि मैं बहुत फ्रेश हूँ और दोबारा सोने को दिल ना चाहे, उस दिन आपने डीप स्लीप ली है। और उसको लेने का क्या तरीका? मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। सर, समटाइम इस तरह से होता है जैसे भी आपने कहा कि सो के उठे तो आपको फील हो कि आप फ्रेश हैं। समटाइम इस तरह से होता है कि आप सो के उठते हैं और आपको फील होता है कि जैसे आप सोए ही नहीं। जी, वो दिमाग चलता रहता है। आप बाहर सोए होते हैं, आंखें बंद होती हैं, आप डीप स्लीप तक पहुंच नहीं पाते। फाइलें बिल्कुल शट डाउन हो जाएं, कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, आपकी डीप स्लीप शुरू होती है। अभी जो लेटेस्ट एक रिसर्च आई है ना यंग एज में अमवात की, कि यंग एज में अमवात क्यों हो रही है,
छोटी छोटी उम्रों में लोग क्यों मर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो डीप स्लीप तक नहीं पहुंच पाते। दुनिया में कोई भी मशीन, उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी जब उसको रेस्ट दिया जाएगा। कोई भी मशीन मुसलसल चलेगी तो उसकी लाइफ छोटी हो जाएगी। तो अगर हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख लें, मैं आपको एक मशक बता के जाऊँगा, अगर आप उसको करना शुरू कर देंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और आपने 5 मिनट के लिए सिर्फ सोने से पहले करनी है, बेड के ऊपर आपने बेड पे लेटना है और लेटे लेटे वो मशक करनी है। 5 मिनट करके आप सो जाएं, सुबह बहुत फ्रेश उठेंगे। और सर लंबे वर्किंग आवर्स के साथ गुजारा करना भी वो भी प्लान। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि अल्लाह ताला ने जो ये जो ब्लिंकिंग सिस्टम है ना, जो हम ब्लिंक करते हैं, इसका ताल्लुक थॉट्स के साथ मिलाया है। जैसे ही इंसान ब्लिंक करता है ना, उसका पेज चेंज होता है। जैसे ब्लिंक करता है थॉट चेंज होती है, जैसे ब्लिंक करता है थॉट चेंज होती है, फाइल नहीं आती है, पेज पलट जाता है। आपने कभी देखा कोई गहरी सोच में होता है तो उसकी आंखें खुली होती है और वो मुसलसल एक जगह पे देखता रहता है, यहां तक कि आप उसकी आंखों के आगे हाथ भी हिलाते तो उसको पता नहीं चलता। आंखों के आगे आप उसके हाथ हिलाते हैं, उसको पता नहीं चलता। आप जब उसको पकड़ के हिलाते हैं तो क्या करता है वो? सबसे पहले तेज तेज ब्लिंक करता है, ऑटोमेटिकली तेज तेज ब्लिंक होता है, फिर वो प्रेजेंट होता है। इंसान का जो विंडो रिफ्रेश करने का F5 है, वो आइज ब्लिंकिंग है। हमने ब्लिंकिंग सिस्टम को तोड़ा है फोकस करके, मोबाइल पे फोकस करके, चीज़ों पे फोकस करके। थॉट्स ज़्यादा आ गई, हम सोचते हैं और उससे निकल नहीं पाते। आप कभी डिप्रेशन का जो शिकार होगा ना बंदा, उसको देखेंगे तो उसकी आंखें कम झपकेंगी, उसकी आइज ब्लिंक बहुत कम होंगी, वो खोया रहता है, उदास होता है। उसको सिर्फ ये करवा दें मशक के उसकी आइज ब्लिंकिंग मैनुअल करवा दें। ऑटोमेटिक थी, हमने इसको मैनुअल कर दिया ना, ये ऑटोमेटिक थी। अब बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका ब्लिंकिंग सिस्टम भी टूट रहा है। अगर ब्लिंकिंग सिस्टम एक्टिवेट कर लिया जाए तो इंसान को साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इसको हमें मैनुअल करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ कीजिएगा, आपने 2 सेकंड आंखें खोलनी है, 2 सेकंड बंद करनी है। ये सोते हुए आप मशक कर लें, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। 5 मिनट्स 5 मिनट्स। जिनको गोली लेनी पड़ती है नींद के लिए, वो सिर्फ 5 मिनट इसको कर लें। 5 मिनट उनको पता भी नहीं चलेगा, सुबह ही उठेंगे। नींद भी आएगी तो डीप स्लीप तक पहुंचेंगे ना। इससे फाइलें क्लोज होती है। ये विंडोज रिफ्रेश करते हैं, जैसे F5 दबा के रखते हैं तो विंडोज रिफ्रेश होती है ना, ये आपकी विंडो रिफ्रेश होती है। हाँ, राजसिक डाइट जो है ना, वो डाइट है जो राजा खाते थे, मसाले वाली खुराकी, मुर्गन गजाएं, तेज मसाले। ये इंसान के ऑर्गन्स को बूढ़ा कर देती है। इंसान अंदर से बीमार हो जाता है, अंदर से बीमार हो जाता है। उसके जो ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं। जितने तेज मसाले, मिर्च मसाले होंगे, जितने ज़्यादा आप मुर्गन गजाएं खाएंगे, इससे वही हाल होगा कि आप जैसे खूनखार जानवर होते हैं, जो गोश्तखोर जानवर होते हैं, वही आपकी सिचुएशन अंदर से हो जाएगी। आपका जो ब्रेन है उस लेवल पे चला जाएगा। अच्छा, ये जो मशक है अगर आप कर लें आइज ब्लिंकिंग की, तो इससे आपका ब्रेन जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। आप कभी बहुत ज़्यादा थके हो मेंटली, तब भी इसको कर सकते हैं। लाजमी नहीं सोने के लिए, आप बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं। और बल्कि कोशिश किया करें कि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं या मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं, अब इससे निकल तो सकते नहीं हम। हमें हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए जो लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब ना करे। हम निकल तो सकते नहीं चीज़ों से, ये तो अब ज़रूरियात ज़िंदगी है। लैपटॉप, मोबाइल, इनके साथ तो हमने ज़िंदगी को जीना है। लेकिन इसके साथ हम मैनुअल थोड़ा सा अपना वर्क करेंगे कि हम मोबाइल को देखेंगे, साथ ब्लिंकिंग करते रहेंगे, तो इससे आपको जो है वो आगे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जिन लोगों के आंखें खुश्क हो जाती हैं, और ये मसाइल अब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि आंखों में जलन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर इसके लिए बहुत सारे लोग जो है ना वो आर्टिफिशियल आंसू मिलते हैं, वो डालते हैं, आंखें खुश्क हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं आंखों में एलर्जी होगी, डॉक्टर अब आंखें खुश्क हो गई। इसकी रीज़न क्या है? अभी जो हम आइज़ को ब्लिंक करना छोड़ चुके हैं,
ये एक मोटर का काम करते हैं। ये आंखों की तरफ पानी को लेके आती है। जितनी दफ़ा हम ब्लिंक करते हैं ये आंखें तर होती हैं पानी से। तो अगर हम आर्टिफिशियल आंसुओं से बचना चाहते हैं तो फिर हमें ब्लिंक करना होगा। तो आइज़ ब्लिंक किया करें। और एंटी एजिंग के लिए जो है वो चेहरा फ्रेश हो जाए, इसके लिए एक और भी प्राण है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। वो है काकी मुद्रा। काकी मुद्रा करने का तरीका ये है कि उसमें चारों उंगलियों को मिला लिया जाता है और अंगूठों के साथ नाक बंद कर दी जाती है। मुंह के ज़रिए सांस इनहेल करना है, लंबा सांस ऊपर देखते हुए लेना है और मुंह को फुलाते हुए ठोड़ी को सीने के साथ मिला लेंगे और थोड़ी देर रोक के रखेंगे और फिर नाक से सांस को निकाल देंगे। मेरे सामने कीजिएगा। ये इसको काकी मुद्रा इसलिए कहा जाता है कि कश्मीरी ज़ुबान में काकी छोटी बच्ची को कहते हैं। जो छोटी बच्ची होती है ना उसको काकी कहा जाता है, काकी। तो अगर योग ये कहता है कि अगर ये ब्रीदिंग 10 दफ़ा कर ली जाए तो इससे स्किन बच्चियों वाली हो जाती है, छोटी बच्चियों वाली, सॉफ्ट। नहीं, इसके लिए आपकी इंटेंशन ज़्यादा करने के लिए नाक से सांस निकालना है, मुंह से लेके नाक से, और मुंह को फुलाना है। अगर नहीं समझ आती तो हम बाद में, मेरी ये लेडी इंस्ट्रक्टर हैं, ये आप उससे सीख सकते हैं। काकी मुद्रा बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये करने से स्किन सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा बच्चों जैसी स्किन हो जाती है। इसका नाम ही काकी मुद्रा है। 10 टाइम। ज़्यादा इसलिए नहीं करना क्योंकि इसमें सांस रोकना पड़ता है, तो फिर बीपी शूट कर जाएगा। सांस को रोकेंगे तो जिनका बीपी का इशू है वो सांस लेते रहें। वो सांस को रोके ना, वो नाक को बंद ना करें, सिर्फ मुंह को फुलाएं और चेन को इधर लगा दें, सीने के जहाँ हड्डी स्टार्ट होती है। ये काकी मुद्रा कर ली जाए तो इससे स्किन बहुत अच्छी होती है। और खाने के बारे में आपको मैंने जो बता दिया कि टेम्परेचर चेंज होगा बार बार, तो वक्त से पहले बुढ़ापा आएगा। राजेश, वो हर वो खुराक जिसमें मसाले तेज़ हों, जो स्पाइसी आजकल बहुत चल रहा है, इसीलिए तो लोगों को ऑर्गन्स के इशू आ रहे हैं, अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स बीमार हो रहे हैं। कभी मैदर अपसेट है, कभी दिल खराब है, कभी कुछ, कभी जिगर के प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले खाएंगे, इससे हम जो है वो हमारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका वर्किंग स्लो हो जाएगी। सर, वर्क प्लेस फटीग भी तो होती है ना जी, वर्क प्लेस फटीग, जिसमें आप बैठे रहें ज़्यादा देर के लिए या खड़े रहें स्टैंडिंग पोजीशन में। जी, उसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए स्पेशली सर अगर वर्किंग आवर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, उसमें ये होता है कि आप बैठे हुए ना, अपने टोज को ऊपर उठाएं, एड़ी पे लेके आए पाँव को, और फिर नीचे ले जाएं। अब इसका पाँव को ऐसे करना है, बैठ के। अब बैठे हुए आप दोनों पाँव ऊपर उठाएं, फिर नीचे ले आए। थोड़ी सी चेयर पीछे करें, मैं आपको कर। सर हमें नहीं नजर दिल की तरफ सप्लाई बढ़ाने की ये वर्जिश है। आपकी जो पिंडलियां हैं, जब इनकी वर्जिश की जाती है तो इससे दिल की तरफ सप्लाई बढ़ जाती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं वॉक करें। सर, और वो बेली फैट कम करने के लिए जो है ना, वो एक ब्रीदिंग है, उसको कपालभाति कहते हैं। कपालभाति करने का तरीका ये होता है कि आपने सांस लेना भी है और निकालना भी है। जी, अगर बैठे, अच्छा ऑफिस के दौरान करना है तो फिर एक मुद्रा होता है, सूर्य मुद्रा कहते हैं उसको। रिंग फिंगर को पकड़ लें ऐसे, ये पहले जोड़ के ऊपर उठा रखें, पहले जोड़ के ऊपर नाखून के करीब, इसको पकड़े रखा करें। इससे जो है वो वेट कम होता है। नहीं, इसको ज़्यादा भी नहीं करना, इसके ज़्यादा करने से जो है वो हीट बढ़ जाती है।
ये 20 मिनट्स एक टाइम में कर लें और दिन में 2-3 दफ़ा कर सकते हैं 20 मिनट्स। इससे बैठे बैठे वजन कम होता है। ये ऐसा कहने से खाया नहीं जा सकता। मुद्रा का इल्म है 5 एलिमेंट्स जिससे इंसान बना है। 5 एलिमेंट्स है ना, हरारत, हवा, रूह, मट्टी, पानी। ये 5 चीज़ें जिससे इंसान बना है। हरारत, हवा, रूह, मट्टी, पानी। मट्टी के ऊपर आपने हरारत डाली तो क्या बनता है? ईंट। जब मट्टी को पहले एक सांचे में बनाया जाता है, मट्टी नरम होती है, उसको आग के अंदर क्यों रखा जाता है? वो मजबूत हो जाए। मजबूत होती है ना उससे। जब आग में पकाते हैं मट्टी को तो क्या होता है? मजबूत हो जाती है। तो जब मट्टी के ऊपर आप हरारत को ले आते हैं तो इससे आपके जिस्म में मजबूती आती है। मेडिकली ये प्रूव है कि मोटापा उसको होता है जिनको मस्कुलर वीकनेस होती है, जिनकी मट्टी कमजोर होती है। जिनके मसल्स वीक होते हैं उनको मोटापा होता है, और जिस जिस जगह से मसल वीक होते हैं वहां से मोटापा होता है। अक्सर लोगों का सिर्फ पेट निकलता है, अक्सर लोग पूरे मोटे होते हैं। तो जिन मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी वहां मोटापा होगा। और जो बहुत वीक हो वो तो ये जो वीक है वो इस उंगली को अंगूठे के साथ ऐसे टच कर, रिंग फिंगर को ये वेट गेन करने के लिए। सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए? मतलब अगर आप ज्यादा देर बैठ रहे हैं तो आप एक ही पोस्चर में नहीं बैठ सकते, तो 2-3 लेग से ही आपकी बैक भी स्ट्रेट रहेंगे। और उस पर एक कैट पोज होता है, मैं बताता हूँ आपको। बैठे बैठे कैट पोज कर सकते हैं। तो इसको ये अभी जो है ना, ये कैट पोज कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जब आप थक जाए ना, वैसे तो कमर सीधी रखनी चाहिए, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। लेकिन जब आप थक जाए तो आप कमर को गोल करें पहले और फिर सीधा करें। ये 2-4 दफ़ा आप ऐसे करेंगे ना तो आपकी कमर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। आपने कभी देखा होगा कैट क्या करती है कमर के साथ? इसीलिए इसको कैट पोज कहा गया है। ये बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि कैट की पोजीशन में जाए। सर ये तो सारा पूरे का पूरे बॉडी का मतलब वेट आने के लिए ना, जी, जी। बेली फैट कम हो जाता है। बेली फैट कपालभाति से कम होगी। वो बता दें। कपालभाति करने का तरीका ये होता है कि नाक से सांस लेनी भी या निकालनी भी, और लेकिन सांस निकालनी पेट के प्रेशर से है। पेट अंदर की तरफ जाए और सांस बाहर निकले। सर बाकी में जो गुजारा चल रहा था ये नहीं होगा। ये ज़रा कम आसान है, लेकिन आप कोशिश करें हो जाएगी। शुरू में आप पेट पे हाथ रख लें, पेट को दबाएं, सांस निकालें। और सर जो आपने बोला है पेट से सांस लेना, वो मुंह के जरिए भी निकाल सकते हैं या नोज के जरिए? कोशिश तो ये करनी चाहिए कि नाक से ही निकालना चाहिए, क्योंकि जो अंदर से जो आपके वबा निकलती है, जो गंदगी निकलती है, वो फिर गले की प्रॉब्लम आएगी। जितने लोग सांस मुंह से निकालते हैं ना, वही भी रात को खराटे भी लेते हैं, उनके गले में प्रॉब्लम हो जाता है। तो सांस को हमेशा नाक से लेके नाक से ही निकालना चाहिए। सर हम काम करते हैं ये वाले मसल से पेन शुरू हो जाती है। जी इसका नाम से नहीं निकलता होना, वही मसल लेता हूं। जी जी, उसका मैं तरीका बताता हूँ कि जिनको स्ट्रेस होता है मसल्स के ऊपर, गर्दन के मसल्स पे स्ट्रेस होता है, वो बैठे बैठे ऐसे बाजू सीधे करें, स्ट्रेच करें और आहिस्ता आहिस्ता हाथों को ऊपर लेके जाएं। ऊपर देखें हाथों की तरफ, हाथों को देखना है और साइडों से हाथ नीचे ले आए। ये 5 दफ़ा करें, उसके बाद आपके यहाँ कंधे रिलैक्स हो जाएंगे। मेरे साथ करें। दिन में 5 दफा कर लीजिए जब आप थक जाए। जी जी, 5 दफ़ा इस एक्सरसाइज को रिपीट कर लें तो इससे कंधे रिलैक्स होंगे। सर जो आइस के लिए जो पफिनेस आ रही है उसके लिए जो है वो पानी की ज़्यादती होती है। पानी बॉडी में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो आंखों में स्वेलिंग भी होती है। सुबह उठते हैं तो चेहरा भी स्वेल होता है। सर वो तो राइस खाने से होता है, रात को खा लें। नहीं, राइस खाने के तो और बड़े फ़ायदे हैं। क्या? कुत्ता नहीं काटता, और
और चोरी नहीं होती घर में, जिन घरों में राइस पकते हैं उन घरों में चोरी नहीं होती। कैसे कि सारी रात खांसते रहते हैं। चोर तो वैसे डरता है कि जाग रहे हैं सब, और कुत्ता इसलिए नहीं काटता कि उसके हाथ में स्टिक जरूर होती है। जोड़ इतने दर्द करते हैं कि चावल खाने की वजह से स्टिक किसके पास हो गए। और जो लोग चावल खाते हैं वो जनती हैं। वो इसलिए जनती हैं कि सारा दिन तकलीफ में रहते हैं, तो जब इंसान तकलीफ में होता है तो गुनाह चढ़ते हैं और नेकियां लिखी जाती हैं। तो देखिए, मैं आपको जैसे बताया कि खुराक के हमेशा फायदे सोचे, मैंने आपको 3 फायदे बताए 4 लोगों। तो मैं फायदे बता रहा हूँ आपको। मैं तो कोई नुकसान बताया है इसका। अगर आपके चेहरे पे स्वेलिंग आती है और पानी की ज्यादती है, आंखें स्वेल होती है, सुबह उठ के चेहरा सूजा होता है, तो छोटी उंगली को अंगूठे के साथ पकड़ लो। सिर्फ 10 मिनट्स रोज बनाइए। 10 मिनट, ज़्यादा नहीं करना इसको, क्योंकि ये पानी को कम करती है बॉडी के अंदर। पानी पीने के साथ ताल्लुक नहीं है इसका। अंदर का जो पानी है 80 to 84% पानी है, वो पीने के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, उसके अलावा जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें पानी है। पानी पीना को जरूरी नहीं है, वैसे तो पानी खाया भी जाता है ना। अच्छा सिस्टर, आप क्या करें? छोटी उंगली को ऐसे पकड़ लेना। ये करने से आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा। 1 हफ्ते में सिर्फ इसको हल्का सा पकड़ना है, जोर से भी। 10 मिनट करना है मुसलसल। ये आप जो वजन कम करने का, ये 20 मिनट से ज़्यादा ना कीजिएगा। ये गर्मी होती है, हीट क्रिएट करता है। 20 मिनट दिन में 2-3 दफ़ा बना लें। और और कोई क्वेश्चन कर सकते हैं?